दिल्ली में कोल्ड वेव का असर लगातार बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कड़ाके की ठंड सिर्फ कपकपी नहीं लाती, बल्कि ये दिल, फेफड़े, डायबिटीज, किडनी रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए चुपचाप खतरा बन सकती है। डॉक्टर राजीव नारंग के अनुसार ठंड में रक्त नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अचानक बीपी बढ़ना, सांस फूलना या पैरों में सूजन हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि रोज बीपी चेक करें, नमक और नमकीन से दूरी रखें, दवाइयां नियमित लें और हल्की वॉक करें। वहीं डॉक्टर संदीप सिन्हा बताते हैं कि ठंडी हवा से दमा और COPD के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। खांसी, बलगम या संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए बाहर निकलते समय मुंह और नाक ढके, बहुलेयर कपड़े पहने और गर्म तरल पदार्थ लें। वहीं प्रोफेसर राजेश खड़गावत के मुताबिक सर्दी आलस्य का बहाना नहीं बननी चाहिए। रोज योग या हल्की एक्सरसाइज करें, तला भुना और नमकीन कम खाएं, ब्लड शुगर और किडनी फंक्शंस की जांच नियमित करें। PPS वैक्सीन भी फायदेमंद हो सकती है। वहीं डॉक्टर राकेश लोढ़ा का कहना है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से विशेष खतरा रहता है। सिर और कान ढककर रखें, ठंडी हवा में कम समय बिताएं, दवाइयों में लापरवाही ना करें, सांस लेने में दिक्कत या असामान्य सुस्ती के संकेत पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं शीतलहर के दौरान संतुलित खानपान, नियमित दवाइयां और समय पर डॉक्टर की सलाह ही सबसे बड़ा बचाव है। ठंड को हल्के में ना लें, खासकर अगर आपको या आपके परिवार में कोई पुरानी बीमारी है। सावधान रहें और सुरक्षित रहें। सर, एक बार अपना परिचय बताता है। मैं डॉक्टर राजेश खड़गावत हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ एंडोक्राइनोलॉजी एम्स नई दिल्ली में। सर, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो है ठंड बढ़ रही है, उससे जो है कैसे डायबिटीज को लेकर कैसे आज जो पीसी था उसी को लेकर क्या बताएं? सब ठंड सभी के लिए बढ़िया है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है जिसमें हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो हमें पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। हम सभी डायबिटीज के पेशेंट को कहते हैं कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। इस समय हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम हमारा टेम्परेचर कम हो गया है, धुंध रहती है, लाइट ज्यादा नहीं रहती, तो हमें बाहर जाने से बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें घर में ही फिजिकल एक्टिविटी करनी है। हमें कमरे में, छत पे, बरामदे में हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के योगा कर सकते हैं। हमें फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही करनी है जितनी हम बिना सर्दी के हम करते हैं। साथ में सर्दी में ये होता है कि हम घर में बैठ के हमारा खाना बढ़ जाता है। हम रजाई में बैठे रहते हैं और गरम गरम खाना खाते रहते हैं, जिसमें घी तेल का इस्तेमाल होता है, जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। हमें इन सब से बचना है। खाना वही खाना है जैसा आपको डाइटिशियन ने बताया हुआ होगा, या जो आप सर्दी से पहले खा रहे थे उसी तरह का खाना खाना है। आपको ज्यादा घी तेल से बचना है, मीठे से बचना है। जो चेंज आपको करना है वो है कि पानी की मात्रा आपको बराबर पीते रहना है, आपको लिक्विड्स बराबर लेने हैं, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। और डाइट और एक्सरसाइज का अगर हम ध्यान रखें तो इसमें लेके हम डायबिटीज के सभी अधिकतर पेशेंट बहुत एक लेवल तक बच सकते हैं कि जिससे शुगर कंट्रोल खराब नहीं हो। उसके बाद आता है कि आपको दवाइयां बराबर लेनी है। अगर आप इंसुलिन पे तो इंसुलिन की मात्रा बराबर लेनी है, आपको गोलियां बराबर लेनी है, मिस नहीं करना है। और जो भी डायबिटीज के मरीज है जिनकी 65 साल से ज्यादा की उम्र है, उनमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक न्यूमोकोकल वैक्सीन ले लें, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लें, जिससे ये होता है कि अगर आपका इन्फेक्शन भी होता है तो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होगा, इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा, एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस एक वैक्सीन से आप एक सर्दी के सीजन से आप अच्छी तरह से बच सकते हैं। और कुछ पेशेंट जिनमें साथ में हार्ट की बीमारी भी है या जिनमें किडनी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए तो यह वैक्सीन बहुत जरूरी है। 65 साल के बाद आपको लेना चाहिए। खाने का अगर हम ध्यान रखें और फिजिकल एक्टिविटी बराबर करें तो हमारे शुगर कंट्रोल में कोई खराबी नहीं होगी। सर, एक बार अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर राकेश लोढ़ा हूँ, पीडियाट्रिक्स विभाग में प्रोफेसर हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ठंड को लेकर बच्चे में कैसे बचाव करना चाहिए? तो अभी तापमान थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, तो ठंड के समय में बच्चों में कुछ सावधानी बरतनी है, जिससे कि उन पे ठंड का एक्सपोजर नहीं, उसका असर नहीं हो। तो मुख्य रूप से जो नॉर्मल बच्चे हैं, विशेष रूप से जो अगर हम बात करें
जो शिशु, नवजात शिशु और जो 1 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा इन सब का असर होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो शरीर का जो वर्ग एरिया है, सरफेस एरिया जो बोलते हैं, उनके वज़न की तुलना में ज़्यादा होता है अगर हम बड़ों से कंपेयर करें। कोई भी अगर एक्सपोजर होगा तो शरीर में तापमान में कमी जल्दी होने की संभावना है, जिसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो उनको बचाव के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ठीक से जो कवर किया जाए, कपड़े हैं मल्टीपल लेयर्स के वो पहनाए जाएं और एक उचित मात्रा में पहनाना है, क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे कि कम है ज़्यादा है, तो वो माता पिता को एक ध्यान रख के करना है। विशेष रूप से सर को कवर करने की आवश्यकता होती है। कैप है, वुलन कैप है, वो लगा के रखें और दस्ताने हैं, मोजे हैं, इनका भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और ये छोटे बच्चों में ये भी ध्यान रहना चाहिए कि बच्चा अगर गीला होता है, यूरिन कर रहे हैं कुछ है, तो उनको जो भी डायपर है या जो भी उनके गारमेंट्स हैं वो चेंज करने की आवश्यकता होगी। गीले रहेंगे तो परेशानी होगी। और साथ ही अगर उनको नहला रहे हैं तो उचित तापमान के पानी से नहलाएं, ताकि उस समय एक्सपोजर नहीं हो, उनको खुला नहीं रखें। घर पे भी ये जब बच्चे हैं तो घर भी क्योंकि ठंडा रहता है, तो ये सब सावधानी की ज़रूरत है। अगर बच्चे को लगता है कि शरीर ठंडा पड़ रहा है, हाथ पैर ज़्यादा ठंडे हैं, नहीं गर्म हो पा रहा है, बच्चा सुस्त है या सांस लेने में कोई परेशानी है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही क्योंकि वायरल इन्फेक्शन वगैरह इस दौरान में, इस ठंड में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वो अभी रहेंगे, तो साधारणतः अगर बच्चे को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है तो और बुखार नहीं है, बच्चा एक्टिव है कि अपना खाना पीना जो है ठीक से ले पा रहे हैं, तो साधारणतः ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे में सांस लेने में कोई परेशानी है, तेज़ी से सांस ले रहा है या पसली चल रही है, छाती पेट में गड्ढा पड़ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है या ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो वो संकेत हो सकता है कि बच्चे को निमोनिया की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टरी सलाह और जांच की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जिन भी बच्चों का, कई बच्चे हैं जिनको कि सांस की दिक्कत, दमे की शिकायत रहती है, इस दौरान में ठंडी तापमान और थोड़ा सा पोल्यूशन के कारण लक्षण बढ़ सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि जो भी उनको दवा दी गई वो नियमित रूप से लेते रहें, उसको बीच में नहीं रोकें। और इसके अलावा जो है, अगर परेशानी होती है, सांस लेने की कोई भी दिक्कत है, जो भी उनको दवा बताया गया उसका शुरू करके डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। बच्चों में और भी, जैसे अब बड़ों में क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, चाहे गुर्दे से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, या एंडोक्रिनोलॉजी की प्रॉब्लम है या पेट की दिक्कत है, उन सब के लिए जनरल सावधानियों के अलावा ये इंश्योर करना है कि दवा वगैरह अपना नियमित रूप से लेते रहेंगे। नारायण सर, जिस तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ठंड को लेकर, कार्डियो कैसे मरीज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बता दें। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर्दियों में हार्ट डिजीज़ का भी और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ों का भी रिस्क थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। खासकर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ता है। सर्दियों में क्या होता है, नसें थोड़ी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, सर्दियों में हम लोग की टेंडेंसी होती है ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने की, तो उसकी वजह से भी रिस्क, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ता है। तो कई मरीज़ हमारे पास ऐसे आए हैं जो कि कहते हैं कि पहले उनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल था, लेकिन अब जो है उनका बीपी जो है बढ़ना शुरू हो गया है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि उनको दवाई बढ़ाते हैं, उनको दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है। और बाकियों को भी हम रिकमेंड करते हैं कि बीपी की मशीन अपने पास रखें, ज़्यादा महंगी नहीं आती है आजकल, और हफ्ते में 2 बार ज़रूर बीपी ले लिया करें। और अगर ऊपर का बीपी 140 से ज़्यादा आ रहा है, नीचे का 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाई बढ़ाने वाली बात आ सकती है। फिर है कि थोड़ा हार्ट अटैक और एंजाइना होने का भी रिस्क जो होता है सर्दियों में बढ़ता है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंट फैक्टर्स इसके लिए हैं। एक फैक्टर ये भी है कि हम सर्दियों में थोड़ा पानी कम पीते हैं, तो पानी की कमी होने से ब्लड जो थोड़ा सा थिक हो सकता है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ता है। ये फैक्टर माना गया है, लेकिन और भी फैक्टर हो सकते हैं। ध्यान ये रखना है, जिन मरीजों को हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, अपनी दवाइयाँ बराबर लें। और जैसे हम उनको कहते हैं कि वॉक के लिए जाया करें, तो अक्सर लोग गर्मी में सवेरे जाते हैं वॉक के लिए, लेकिन सर्दी में सवेरे जाना जो होता है थोड़ा कोल्ड एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से दोपहर का टाइम ज़्यादा बेटर रहता है। अपना दोपहर के टाइम जब मौसम अच्छा होता है जाना चाहिए। तीसरा है कि सर्दियों में जो है पोल्यूशन भी ज़्यादा होने का रिस्क होता है, तो पोल्यूशन ज़्यादा है तो पोल्यूशन के टाइम पर ना जाएँ, पोल्यूशन वाले एरियाज़ में ना जाएँ और साफ़ एरियाज़ में जाएँ, और वहाँ पे वॉक करना चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जनरली होता है कि अगर लंबा चलना पड़े, तो वैसे मरीज़ कहते हैं कि हम लंबा चल लेते थे, लेकिन अब सर्दी में जब लंबा चलते हैं तो उनको छाती में
तकलीफ होती है, छाती और भारीपन वगैरह आता है, तो ये एंजाइना हो सकता है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, हो सकता है दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत हो सकता है कुछ और जांच कराने की ज़रूरत हो। सर ये सब अभी ध्यान- मगर अभी कुछ दिन में देखे हैं 40 से 50 साल की उम्र में पूरा ब्लॉकेज हो रहे हैं। आखिर ब्लॉकेज होना जो है क्यों, ऐसा क्यों? तो इसके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होने का कई कारण होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ है। खास स्मोकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग स्मोक करते हैं तो उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ता है, ब्लॉकेज होने का, उसकी वजह से हार्ट अटैक होने का। तो ये खासकर जो यंग लोग आते हैं उनमें स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से उनको हार्ट डिजीज होती है, ब्लॉकेट वगैरह होता है और कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो सकता है। तो ये उनको बहुत ध्यान रखने की बात है। फिर है जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा फैट खाते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ब्लड में ज़्यादा होता है तो उनको हम दवाई देते हैं कम करने के लिए। फिर है कि ब्लड प्रेशर अगर जिनका ज़्यादा होता है उनको भी रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक होने का, स्ट्रोक होने का। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो फिर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, आजकल हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, फ़िज़िकल काम कम होता है, बैठे-बैठे काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क होता है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है, इसमें रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, खासकर सर्दियों में दोपहर को वॉक के लिए जाएँ और दिन में भी घर में भी चलते फिरते रहें। ऑफिस के टाइम पर भी थोड़ा बीच में ब्रेक ले लें, थोड़ा सा चल फिर आना चाहिए। अगर मान लें बैठे बैठे भी काम है तो घंटे में 5 मिनट जाके बाहर जाके थोड़ा चल आए, ऊपर नीचे सीढ़ी पर चढ़ाए, इस तरह से ऐसे करना चाहिए। थैंक यू। तो मैं अब ये सर ने कार्डियोलॉजी के, प्रोफेसर नारायण ने कार्डियोलॉजी के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा जो कोल्ड वेव के कारण रिस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, फेफड़े से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसा आप जानते हैं, जब कोल्ड वेव होती है, ठंडी हवा के कारण, जब पेशेंट इनहेल करता है कोल्ड एयर को, तो ये सांस की नली से में जब अंदर हवा जाती है तो उसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, जिससे सिकुड़न हो जाती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग ने देखा, जैसे आजकल हमारी ओपीडी में और इमरजेंसी में काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनको सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ये एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को खांसी आने लगती है, बलगम आने लगता है और पास्ट हिस्ट्री होती है स्मोकिंग की या इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन में एक्सपोजर के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं इमरजेंसी में या ओपीडी में जो कंप्लेन करते हैं कि हमें एक्यूट एग्जर्बेशन हो रहा है, काफ़ी खांसी आने लगी है, बलगम आने लगा है, और कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण निमोनिया भी हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, निमोनिया एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन भी कई तरह का होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है। ये मैसेज मैं देना चाहूँगा, जो एल्डरली पर्सन है या जो लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, ब्रोंकल अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, उनको कोल्ड वेव में अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो पहले तो अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर जाने को अवॉइड करें, घर में ही रहें और पूरी तरह से अपने को फेस कवर करके रखें, हेड को कवर करके रखें, ईयर कवर करके रखें, और साथ में जो भी दवाएं वो ले रहे हैं उनको रेगुलर दवाएं लेना है। जैसे ब्रोंकल अस्थमा के ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इनहेलर्स ले रहे हैं या टैबलेट ले रहे हैं, वो रेगुलर लेते रहें। और जो भी डॉक्टर ने बताया, अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनमें एक्यूट एपिसोड्स आते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल आए। अगर उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है तो डॉक्टर्स ऑक्सीजन देते हैं उनको, और भी इलाज जो भी रिक्वायर्ड है वो हम लोग करते हैं। तो अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी काफ़ी आजकल हम लोग देखते हैं, जो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है सर, तो उनमें क्या होता है, पेशेंट को फेरिंजाइटिस हो सकती है, पेशेंट को साइनोसाइटिस, काफ़ी पेशेंट को साइनोसाइटिस होती है, तो उनको एक्यूट एक्सर्बेशन हो जाता है, काफ़ी स्नीजिंग होने लगती है और पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, एंड साथ में पेशेंट को खांसी आने लगती है।